गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में रूसो के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में सामाजिक समझौता सिद्धांत के दो प्रवर्तक हॉब्स और लॉक के विचारों का अध्ययन अपन कर चुके हैं। रूसो का जन्म जिनेवा में एक सामान्य परिवार में हुआ था। जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, इसीलिए इनका पालन पोषण इनके रिश्तेदारों के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही लापरवाही में हुआ था। इसीलिए उनके जीवन में विलासिता और आवारागर्दी आ गई थी। 1738 में रूसो एकांत में रहे और इस दौरान उनके द्वारा बहुत से पुस्तकों का अध्ययन किया और इन्हीं पुस्तकों ने उन्हें दार्शनिक बना दिया। रूसो ने किसी के साथ भी स्थायी मैत्री नहीं की। वो अपने हितैषियों से हमेशा लड़ते रहे, नए मित्र बनाते रहे। जिस भी नौकरी में गए लगभग ज़्यादातर नौकरियों से उन्हें निकाल दिया गया। उनकी रचनाओं को बहुत अधिक उचित नहीं माना गया, उन्हें धर्म विरोधी माना गया और उनकी रचनाओं को जला दिया गया। राजनीति शास्त्र पर निबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द ईमाइल, ये उनकी राजनीति पर लिखी हुई प्रमुख पुस्तकें हैं। जैसा हमने पूर्ववर्ती हॉब्स और लॉक के विचारों में देखा कि मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के आधार पर उन्होंने समझौते की बात की है, वैसे ही रूसो के द्वारा भी मानव स्वभाव के आधार पर प्राकृतिक दशा और उस आधार पर सामाजिक समझौते को मान्यता दी है। सबसे पहले हम देखेंगे रूसो का मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार प्लेटो और लॉक के निकट हैं। उनके अनुसार मनुष्य स्वभावतः अच्छा ही होता है। रूसो यह मानते हैं कि मानव जंगली था, दुष्ट नहीं, उसमें घमंड, मिथ्या अभिमान नहीं था, दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा भी नहीं थी, वो महत्वाकांक्षी भी नहीं था, उसमें स्वार्थ भी नहीं था, उसे नैतिकता, अनैतिकता, अच्छाई बुराई का कोई ज्ञान नहीं था, उसमें छल कपट नहीं था, वह दुष्ट नहीं था। वह यह नहीं कहा जा सकता कि वह केवल अच्छाइयों का भंडार था। उसे जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसे ही वह संग्रहित करता था। मानव स्वभाव की दो नियामक प्रवृत्तियां रूसो ने बताई हैं और वो हैं आत्मरक्षा और दूसरी है करुणा और स्वानुभूति। रूसो के अनुसार आत्मरक्षा उसकी सबसे पहली आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वामी है। अपनी सुरक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है, यानी कि आत्मरक्षा से प्रेरित होकर अगर उस पर कोई दबाव डालने का प्रयास करता है, उसे कोई किसी भी तरह से तंग करने का प्रयास करता है, तो फिर वह उग्र हो जाता है। साथ ही साथ उसमें करुणा और सहानुभूति है। डनिंग कहते हैं रूसो का मानव ना तो मॉन्टेस्क्यू का भीरू और दबकाया हुआ जीव था और ना ही वह हॉब्स का क्रियाशील और आक्रामक राक्षस। वो तो भला और असभ्य जीव था। यानी रूसो यह मानकर चलते हैं कि जो मानव है वो भला था और असभ्य था। नेक्स्ट है रूसो की प्राकृतिक दशा। चूंकि उसका मानव एक अच्छे स्वभाव का मानव था, इसीलिए प्राकृतिक दशा के संबंध में वो कहते हैं कि यह दशा भय और चिंता से मुक्त थी। मनुष्य स्वच्छंदता पूर्वक जीवन यापन करता था। प्राकृतिक दशा में असभ्य था लेकिन भला था। यहाँ उसे ना तो साथियों की जरूरत थी, ना ही समाज को कोई वह दुख देना चाहता था, ना वो सही जानता था ना गलत जानता था। उसमें बुद्धि और विवेक का अभाव था। उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी और वह वर्तमान से ही पूरी तरह संतुष्ट था। रूसो की प्राकृतिक दशा में मनुष्य बाह्य नियंत्रणों से पूरी तरह से मुक्त था। एक भोले और निर्दोष पक्षी की तरह वह स्वच्छंदता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन रूसो मानते हैं कि यह समय बहुत लंबे समय नहीं रहा और रूसो की प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के लिए दो चीज़ों का उदय हो गया। एक तो है जनसंख्या वृद्धि और तर्क का उदय। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो संपत्ति की लालसा है वो व्यक्ति में बढ़ने लगी, संपत्ति की इच्छा जागृत होने लगी।
उसे यह लगने लगा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आओ, मेरे तेरे की भावना का उदय हुआ। और रूसो कहते हैं वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था, जिसके द्वारा भूमि के टुकड़े को घेर कर यह कहा गया कि यह भूमि मेरी है। यानी रूसो यह मानकर चलते हैं कि प्राकृतिक दिशा में जब जनसंख्या बढ़ी और तर्क का उदय हुआ, तो व्यक्ति उस तर्क के कारण एक तरह से उसमें बुराइयां आने लगी, और जो प्राकृतिक अवस्था थी वह प्राकृतिक अवस्था फिर वैसी ही बन गई जैसे कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा थी। यानी इस दशा में जब व्यक्ति की जनसंख्या बढ़ने लगी, संपत्ति की लालसा बढ़ने लगी, मेरी तेरी की भावना का उदय होने लगा, तो तनाव की स्थिति प्रमुख रूप से समाज में बढ़ने लगी। और रूसो यह मानकर चलते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था से बचने के लिए व्यक्ति के द्वारा समझौता किया गया। नेक्स्ट है रूसो का सामाजिक समझौता। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की अंतिम चरण में जब अराजकता की स्थिति आ गई तो लोग दुखी हो गए, और दुखी होने के बाद उन्होंने ये अनुभव किया कि उन्हें अपने जीवन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, अपने अधिकार सुरक्षित करने चाहिए। अराजकता को दूर करने के लिए उन्होंने यह समझौता किया, और उस समझौते के बाद एक सत्ता को स्वीकार किया। यह समझौता दो पक्षों के बीच किया गया। एक पक्ष व्यक्तिगत रूप में कि मैं अपने अधिकारों का समर्पण कर रहा हूं, और दूसरा समूहगत रूप में। समूहगत रूप में वे अधिकार व्यक्ति के पास दोबारा आ गए। यानी रूसो यह मानकर चलते हैं कि जनता ने उस अराजक स्थिति से बचने के लिए अपने आप को एक सत्ता के अधीन कर दिया, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यह समझौता व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किया है। रूसो के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। पहली विशेषता है, रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं, या यह समझौता दो रूपों में हुआ है, व्यक्तिगत और समूहगत। व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों को समर्पित कर देता है, किंतु यह समर्पण पूरे समाज के प्रति है। और समूहगत रूप में समाज का सदस्य होने के नाते वह इन अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लेता है। सेकंड है स्वतंत्रता की रक्षा। राज्य का निर्माण होने के बाद व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, और इस राज्य का निर्माण स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हुआ है। थर्ड है, समझौते के बाद एक सर्वोच्च सत्ता का निर्माण हुआ, जिसे रूसो ने एक तरह से सामान्य इच्छा का नाम दिया है। यह सामान्य इच्छा सर्वोच्च है और प्रत्येक व्यक्ति इसी के अधीन होता है। यह सामान्य इच्छा ही राजनीतिक प्रभु है, यह सामान्य इच्छा न्याय युक्त है, यह सामान्य इच्छा सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता। मनुष्यों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, यानी व्यक्ति के आचरण को यह बदलता है। जो व्यक्ति पहले किसी भी नियंत्रण स्थिति में नहीं था, या उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था, समझौते के बाद वह एक संप्रभु के अधीन आ गया है। नेक्स्ट है समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न समाज अथवा राज्य का रूप सावयविक होता है। यानी रूसो का यह मानना है कि समझौते के बाद जो समाज बना, समझौते के बाद जो सत्ता बनी, वो सावयविक है। सावयविक का मतलब है कि हमारे शरीर और उसके अंगों में जो संबंध है वही संबंध प्रत्येक व्यक्ति और राज्य में है। यानी कोई भी व्यक्ति ना तो राज्य से अलग हो सकता है, ना ही राज्य के विरुद्ध कोई आचरण कर सकता है। रूसो राज्य को सार्वजनिक व्यक्ति कहकर बुलाते हैं। यानी रूसो का यह मानना है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को राज्य से अलग नहीं कर सकता है। वह राज्य का अभिन्न अंग है, और राज्य का अभिन्न अंग बनकर ही वह कार्य करता है। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते से उत्पन्न होने वाला राज्य अथवा समाज संप्रभुता संपन्न होता है। यानी समझौते के बाद जिस राज्य का निर्माण हुआ है वह राज्य संप्रभुता संपन्न है। उसके पास सारी की सारी जो सर्वोच्च शक्ति है वह निहित होती है। समझौते से जो सरकार बनी है वह सामान्य इच्छा पर आधारित होती है। सरकार एक यंत्र मात्र है, और जो राज्य है वह सर्वे सर्वा है।
और उस राज्य के विरोध का अधिकार किसी को नहीं है। यह समझौता सभी के लिए लाभदायक है, यानी इस समझौते से सभी को लाभ मिलता है, क्योंकि जो अधिकार व्यक्ति के रूप में राज्य को समर्पित कर दिए जाते हैं, वह अधिकार समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है, समझौते से परिवर्तन होते हैं। रूसो का मानना है कि यह समझौता एक ऐसा समझौता है जिससे समाज की स्थिति, राज्य की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति सब बदल जाती है। मानव के आचरण में न्याय का प्रवेश होता है, जो कि प्राकृतिक अवस्था में नहीं था। भौतिक लिप्साओं के स्थान पर कर्तव्य भावना स्थान ले लेती है, यानी व्यक्ति केवल अधिकारों की बात नहीं करता, वह कर्तव्यों को भी मान्यता देने लगता है। इंद्रिय सुख के स्थान पर वह दूसरों के सुख को भी मान्यता देने लगता है। मानव मूर्ख और सीमित पशु होने के स्थान पर एक बुद्धिमान जीव और एक मानव बन जाता है। यानी कि समझौते से मनुष्य का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है, और वह परिवर्तन एक श्रेष्ठ परिवर्तन के रूप में रूसो के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस तरह से रूसो प्राकृतिक मानव के स्वभाव, जो कि एक डरपोक, एक भीरू, एक कायर मानव है, उस मानव स्वभाव के आधार पर रूसो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, और उस प्राकृतिक अवस्था को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत को मान्यता दी है। धन्यवाद।